जय हिंद। केमिस्ट्री के इस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से कुछ टर्म्स हमने देखे थे, जिसमें कुछ टर्म्स का यहाँ पे जिक्र किया गया है। ये जो इम्पोर्टेंट है ये सीबीएसई, बीएसई और ऑल बोर्ड्स एग्जाम के लिए है। ये आप नहीं सोचेंगे कि हमारा बोर्ड कोई और है या फिर हम किसी और बोर्ड से हैं तो हम इसको नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप प्रत्येक बोर्ड के लिए आप पढ़ सकते हैं। इसमें हिंदी और मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लैंग्वेजेस का प्रयोग किया गया है, इसलिए आपको काफ़ी आसान हो जाएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो समझिएगा, इसमें हमने चेंजेज पढ़ा था पिछले लेक्चर में, परिवर्तन के बारे में हमने स्टडी किया था कि किस प्रकार के चेंजेज होते हैं। तो चेंजेज जो होते हैं वो फिजिकल चेंज होता है और केमिकल चेंज होता है, यानी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलता है और पुनः अपने अवस्था में आ जाएगा पहले वाली अवस्था में, तो उसे हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। दूसरा चेंज मैंने बताया था आपको केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। इसमें क्या होता है, कोई पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदलेगा और पुनः उस अवस्था में नहीं आ सकेगा, उसे हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। इसके बाद से मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उसका क्या डेफिनेशन होता है। तो मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शन में कि जब कोई पदार्थ अभिकारक, जब कोई भी प्रतिक्रिया में, कोई भी रिएक्शन में अभिकारक और उत्पाद दिया गया होता है, यानी कि अभिकारक एक दूसरे से मिल कर कुछ प्रतिक्रिया करते हैं और कुछ बनाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। ये केमिकल रिएक्शन के दो भाग हो जाते हैं, एक हो जाता है रिएक्टेंट और एक हो जाता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रतिकारक होते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, प्रतिकारक या अभिकारक, ठीक है ना। जो भाग लेगा, जैसे कि ये एरो आप देखे होंगे, इधर मान लीजिए कि कुछ लिखा गया है, कोई भी ये मैटर है, ठीक है ना, कोई भी पदार्थ है और इधर ये हिस्सा ले रहा है और इधर कुछ बन के तैयार होगा, ठीक है ना। तो जो हिस्सा लेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट और जो बन के तैयार होगा उसे बोलेंगे प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो वहीं हमने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में जो हिस्सा लेता है उसे हम लोग बोलते हैं अभिकारक या प्रतिकारक, और जो बन करके तैयार होता है रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद या प्रतिफल, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे, इतने चीज़ें हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो चलिए बिना देरी किए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यानी क्या करते हैं हम कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी शब्द यूज किए गए होते हैं हिंदी भाषा में या इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, और उसके जगह पे हम क्या करते हैं कि उसके फार्मूला लिख देते हैं, सूत्र लिख देते हैं, तो वो जो बन के तैयार हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। उसी चीज़ को हमने यहाँ पे भाषा में लिखा है, आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। व्हेन वी यूज केमिकल फार्मूला एट द प्लेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी जो अभिकारक है और उत्पाद है उसके जगह पे हम क्या करेंगे कि फार्मूला का यूज़ करेंगे, केमिकल फार्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और उसी हम लोग बोलेंगे इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, उसे केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण बोला जाएगा। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि Mg यानी मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन को जब मिलाया जाएगा तो बनेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो साइड हो गया, ये हो गया आपका रिएक्टेंट साइड, और ये जो है ये बन गया आपका प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में आप देखेंगे कि अभिकारक साइड में, अभिकारक में आप देखेंगे कि दो गो यहाँ पे सूत्र लिखा गया है, फार्मूला केमिकल इक्वेशन का यूज़ किया गया है, और उसके बाद जो बन के तैयार हो गया ये है प्रोडक्ट आपका, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का खेल जो चल रहा है इसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं बालक, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। वही आप लैंग्वेज में लिखे रहेंगे तो वो रासायनिक समीकरण नहीं होगा, वो रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे एक मिल रहा है दूसरा बन रहा है, लेकिन वहाँ पे शो नहीं किया जा रहा है, फार्मूला का यूज़ नहीं किया गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे जिंक को H2SO4 के साथ मिलाया जा रहा है तो बन रहा है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो अगर हम इसको लैंग्वेज में अगर ऐसे लिखते हैं कि जब हम जिंक को H2SO4, ठीक है ना, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। ये आपका लैंग्वेज हो गया, इसे हम लोग बोलेंगे केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन जब हम उसको इस प्रकार से सूत्रों के द्वारा लिख देंगे, जिंक लिख दिया हमने ZN, H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है ना, उसके बाद से जिंक सल्फेट बनाया ZnSO4 और उसके बाद से H2 गैस यहाँ पे सामने हमने लिख करके दिखा दिया। तो ये आपका हो गया रिएक्टेंट साइड और ये हो गया आपका प्रोडक्ट साइड। तो ये आपको दिख गया कि सूत्र में लिख दिए हैं, इसलिए क्या हो गया आपका केमिकल इक्वेशन हो गया। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में और भी सारी चीज़ें जानते हैं। अब समझते हैं रासायनिक समीकरण जो होता है वो कितने प्रकार से बांटा गया होता है। तो रासायनिक समीकरण को आप देखेंगे तो वो दो प्रकार में होता है। एक होता है असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण, और दूसरा है संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो असंतुलित को अनबैलेंस्ड बोलते हैं, कंकाली को स्केलेटल बोलते हैं, रासायनिक समीकरण को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का अंग्रेजी होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब समझिएगा दोनों में क्या डिफरेंस है।
असंतुलित, दोनों का परिभाषा आप समझ लेंगे, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। आप एक इक्वेशन लेंगे और उस इक्वेशन से समझ लेंगे इस चीज़ को बाद में, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं कि ये क्या है। तो असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि जैसे कि आप किसी भी इक्वेशन को आप देखे होंगे, तो इक्वेशन जो होता है उसको आप कैसे समझ पाते हैं कि वो इक्वेशन है, तो एक एरो लगा होता है, तीर लगा होता है, उस तीर से आप समझ पाते हैं कि ये इक्वेशन को शो कर रहा है, इधर कुछ होगा, उधर कुछ मतलब पदार्थ होंगे और उधर कुछ पदार्थ होंगे, तो इसलिए आप समझ लेंगे कि वो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। अब आइएगा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे हम समझेंगे कौन कंकाली है या असंतुलित है और कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो देखिएगा, इसका हम पता लगाएंगे परमाणुओं की संख्या से, नंबर ऑफ एटम्स से, ठीक है ना। अगर सुनिएगा ध्यान से, अगर परमाणुओं की संख्या, क्या बोल रहे हैं, अगर परमाणुओं की संख्या रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल है, जो भी एलिमेंट आया हुआ है, जो भी तत्व आया होगा उसको ध्यान से देखेंगे। अगर परमाणुओं की संख्या उत्पाद में और अभिकारक में, अभिकारक साइड ये वाला हो गया और उत्पाद साइड ये वाला हो गया, तो अभिकारक साइड में और उत्पाद साइड में, दोनों साइड में अगर परमाणुओं की संख्या उस तत्व में इक्वल है, बराबर है, तो उसे हम लोग समझेंगे कि वो संतुलित है। क्या है? संतुलित है। अगर बराबर होगा तब, और अगर बराबर नहीं है, ठीक है ना, तो उसे हम लोग बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। परमाणुओं की संख्या को देख कर पता लगाएंगे, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। यानी अगर आप परमाणु की संख्या को देखेंगे उस एलिमेंट में और पता लगाएंगे कि ये सही है कि नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि x आया है इस साइड, जैसे मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है या फिर कोई कंपाउंड है, ठीक है ना, इस साइड में आया हुआ है, ये x से हमने डिनोट किया है, और एरो के इस साइड जो बना है, प्रोडक्ट जो बना है वो है x2, तो ये दोनों तो बैलेंस नहीं है, और जब ये बैलेंस नहीं है, जब ये संतुलित नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? असंतुलित, क्योंकि इसमें परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2x2 हो गया, यानी 2 दूनी का 4 हो गया, यानी 4 जो भी होगा, मान लीजिए कि अगर H हम बात करते हैं तो 2H2 अगर दिया हो इधर और इधर अगर दिया है H2, ठीक है ना, तो आप क्या समझेंगे इससे? आप समझेंगे, मान लीजिए कुछ और भी हम जोड़ देते हैं, O कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे H2O लिख देते हैं, ठीक है ना, O2 कर दीजिए सीधे और H2O लिख दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं? आप देख रहे हैं इस चीज़ को कि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4 गो है और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 गो, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है। इसलिए क्या है? परमाणु की संख्या को देख करके हम पता लगा रहे हैं कि वो संतुलित है या असंतुलित। संतुलित में कैसे पता लगाएंगे? तो अब इसी को हम संतुलित करने को के बारे में जान लेंगे। यहाँ पे x2 दिया है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ये हो गया बैलेंस। यहाँ पे 2x2 है, यहाँ पे x2 दिया है तो 2x2 कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये इस इक्वेशन को करना है बैलेंस, तो 2 4 है तो यहाँ पे 2 कर लीजिए, तो 4 गो हो गया हाइड्रोजन और 2 हो गया ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। काफ़ी सिंपल है। तो ये मतलब अनबैलेंस से बैलेंस करने के बारे में सीखा जाता है, यानी कंकाली रासायनिक समीकरण से संतुलित रासायनिक समीकरण बनाने के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहेंगे अंत तक और बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आप नए होंगे तो, ठीक है ना। आप ध्यान देंगे, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, या फिर बहुत सारे टीचर्स लोग भी पूछ देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भी जो टैलेंटेड होते हैं, अपने आप को समझते हैं, वो क्वेश्चन पूछ देते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। वाई इज नेसेसरी टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ओके, सो अगर ऐसा क्वेश्चन कोई पूछता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आपका मुंह ऐसा नहीं बनना चाहिए, आपको आंसर देने आना चाहिए। आप कैसा आंसर देंगे? तो याद रखेंगे, एक लॉ होता है, एक नियम होता है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम उसे कहते हैं, ठीक है ना। इस नियम का प्रतिपादन सबसे पहले लोमोन्सो नाम के साइंटिस्ट जो थे, ठीक है ना, जो रसियन थे, रसिया के रहने वाले थे, उन्होंने 1756 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन लोग उसको माने नहीं, ठीक है ना। इस नियम के अनुसार मैं बताऊंगा क्या ये नियम कहता है। उसके बाद से 19वीं सेंचुरी में, यानी 19वीं शताब्दी में एंटोनी लेवोजियर, ठीक है ना, जो रसायन शास्त्र के पिता माने जाते हैं, उनका आगमन हुआ और उन्होंने इस नियम का विस्तार रूप से अध्ययन करके और लोगों के सामने प्रस्तुत किए, और तब जाकर के लोग इस नियम को समझ पाए। तो ये नियम क्या है, इसके बारे में आगे अच्छे तरीके से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आपके पास 5-7 नियम हैं जो केमिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये नियम क्या कहता है, ये नियम समझिएगा, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास को आप तैयार नहीं कर सकते, खुद बना नहीं सकते हैं, ठीक है। द्रव्यमान को आप निर्माण नहीं कर सकते हैं, नोर डिस्ट्रॉयड, और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, न ही द्रव्यमान को निर्माण किया जा सकता है, न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। बट इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, लेकिन उसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, यानी उसे एक रूप से वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक रूप से दूसरे रूप में उसे क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। यानी द्रव्यमान को कभी आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। कोई भी पदार्थ नष्ट होगा तो उसके बदले में कोई और पदार्थ बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। आप उसको अगर आप ध्यान से स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर ही है,
इसको अगर आप नष्ट करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, तो ये किसी और फॉर्म में बन जाएगा। जैसे मान लीजिए जलेगा जब, ठीक है, मान लीजिए इसको आप जला दिए, तो जब आप इसको जलाएंगे तो जलने के बाद से ये क्या होगा, ये पिघलेगा। पिघलने के बाद कुछ अवशेष बन जाएगा इसका, जो कि नीचे रह जाएगा ज़मीन पे, और कुछ चीज़ें जैसे कि कार्बन निकलेंगे इससे, तो कार्बन का एमिशन होगा, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन में यानी ऊपर वायुमंडल में जाएगा, और वो जो होगा उसका भी कुछ वजन होगा, कुछ वेट होगा। जो नीचे पदार्थ कुछ पड़ा होगा उसका भी कुछ वेट होगा। कुछ विषैली गैसेज निकलेंगे, कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें भी निकलेंगे जो मतलब प्रत्येक चीज़ों को आप मिलाएंगे तो उतना मास, जितना ग्राम का ये होगा, उतना ग्राम आप कैलकुलेट कर सकते हैं उस चीज़ को। तो वो कभी नष्ट नहीं होता है, कभी समाप्त नहीं होता है। अगर इंसान है, इंसान क्रिमिनेट होता है यानी मरता है, तो उसको जब जलाया जाता है तो क्या होता है कि इंसान का शरीर भी वो उसी अवस्था में, मतलब आप समझ सकते हैं कि उसका वजन मतलब ख़त्म नहीं हो जाएगा। जैसे कि जलेगा तो कुछ राख बन के तैयार हो जाएगा, कुछ वजन का वो हिस्सा हो जाएगा, कुछ राख बन के कुछ धुआं में उड़ जाएगा, ठीक है ना, कार्बन बनकर उड़ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, कभी मास जो है, कभी द्रव्यमान जो है वो नष्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है। यही ये नियम है। तो इसी नियम को बरकरार रखने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अगर कोई पूछता है, अब आते हैं पॉइंट पे सीधे, कि अगर कोई पूछता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आप बोलेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कि पदार्थ न ही बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसी नियम को पालन करने के लिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, ताकि ये जो नियम हो भंग ना हो, ठीक है ना, और इस नियम का अच्छे से पालन हो सके। तो आप अच्छे से बना करके विस्तार में लिख सकते हैं, ताकि आपका एग्जामिनर अच्छे से नंबर दे दे। कोई सुनेगा भी तो कहेगा हाँ भाई पढ़ा लिखा इंसान है। तो आशा करते हैं कि आप ये समझ गए कि कैसे आप मतलब क्यों जरूरी है संरक्षण, क्यों जरूरी है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। दो तरीक़ा से बैलेंस किया जाता है। एक अभी मैं बताऊंगा आपको, दो तरीक़ा से बैलेंस किया जाएगा केमिकल इक्वेशन को, ठीक है ना। जो फर्स्ट टाइप है बैलेंस करने का वो होगा आपका बीजगणितीय विधि, ठीक है ना, जो बीज गणित के द्वारा मैथमेटिकल टर्म के द्वारा हम लोग उसको बैलेंस करेंगे। और दूसरा जो टाइप होगा वो होगा अनुमानित विधि, ठीक है ना, उसको हीट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। उस विधि के द्वारा भी हम लोग क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के बारे में सीखेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।